आकाशवाणी का ये है जलंधर केंद्र। प्रस्तुत है साहित्यिक पत्रिका परिमल। आप सबका अभिनंदन। आज के इस अंक में आप सुनेंगे एक परिचर्चा। विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं हिंदी साहित्य। प्रतिभागी हैं प्रोफेसर सोमनाथ शर्मा, डॉक्टर पूनम महाजन एवं डॉक्टर नीलम सेठी। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर और ज्वलंत विषय है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं हिंदी साहित्य, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे दो महान विभूतियाँ, शिक्षा के जगत में बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाने वाली डॉक्टर पूनम महाजन, हमारे दरमियान डॉक्टर मिसेस नीलम सेठी जो पूर्व प्राचार्य हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैडम पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी में कहते हैं, ये क्या चीज़ है? हमारे जितने भी श्रोता हैं उन तक ये बात पहुँचे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या? आदरणीय, आज इस विषय पे मैं आप जो मुझसे पूछ रहे हैं उस पर मैं बात रखना चाहती हूँ। मुद्दा उठा है कृत्रिम मेधा है क्या, बुद्धिमत्ता है क्या। ये कंप्यूटर विज्ञान का एक टूल है। आज का युग है वो तकनीकी नवाचारों का युग है और ये बात अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि विभिन्न डिजिटल माध्यम है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इंटरनेट का व्यापक प्रचार प्रसार है और इसने मानव जीवन की कार्यप्रणाली पर बहुत प्रभाव डाला है। उसकी सोच विचार के ऊपर भी इसने अपनी पकड़ रखी है और उसने ज्ञान को भी प्रभावित किया है। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि नवाचार जब आता है ना तो सदैव व्यवहार बदलता है और जब व्यवहार बदलता है तो ये एक मिश्रित रूप लेके आता है, परंपरा का और आधुनिकता का। बहुत अच्छी। तो सीधी सी बात है, जब नवाचार आएगा, व्यवहार बदलेगा तो व्यक्ति प्रभावित होगा। जब व्यक्ति प्रभावित होगा तो समाज प्रभावित होगा और जब समाज प्रभावित होगा तो साहित्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, लाजमी है, स्वाभाविक है। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हाँ जी आधुनिकता और परंपरा का समन्वय निबंध लिखा था तो उन्होंने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो एक पैर से चलता है और एक पैर से खड़ा रहता है। और यही आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय ज्ञान का समन्वय जो है ये हमारी पकड़ में है। इसी के ऊपर हम आज काम कर रहे हैं। अब बात आती है, आप कह रहे हो AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसने कैसे प्रवेश कर लिया, कैसे हमारे उसमें आ गया। कहते इसने नए नए विचार दे दिए, नई नई कथानक की संरचना दे दी, नए नए शीर्षक के सुझाव दे दिए, बहुत कुछ दिया। लेकिन मैं यहाँ पर पहले ही कह देना चाहती हूँ कि वो कागज़ की रगों में धड़कने भर नहीं सकता। वो सब कुछ कर सकता है मगर वो मर नहीं सकता। मशीनें छीन लेंगी शायद सारे लफ्ज दुनिया के, मगर जो अश्क आंखों में है वो तर नहीं सकता। सही, बहुत अच्छी बात। सही, बहुत अच्छी बात, बहुत ठीक। और जैसा कि हम जानते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी ये दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट हुआ था 2026 में। हाँ जी। और 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय AI कार्यक्रम हुआ। इतना प्रभावशाली हुआ कि उसको एक दिन के लिए लोगों की मांग पर और बढ़ा दिया गया। और आज जब भारत की हम बात करते हैं, डिजिटल भारत की बात करते हैं, तो वहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में ये बात कही, ये जो AI है इसको मानव केंद्रित होना चाहिए। ये क्योंकि हमारी जो धरातल है, हमारी जो पृष्ठभूमि है, हमारा जो भारत है, इसकी एथिकली इसका संबंध होना चाहिए, नैतिकता से संबंध होना चाहिए। क्योंकि जो भी AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चल रही है, तो उन्होंने इस पर विशेष बल दिया, जिसमें लगभग बहुत सारे 100 देशों के प्रतिनिधियों थे इसमें सम्मिलित हुए। उन्होंने इस विषय पर बड़ी विस्तृत चर्चा की। और इससे पहले भी भारत के बहुत सारे जो प्रदेश हैं, जैसे मेघालय है, राजस्थान है, गुजरात है, इसमें इसके सम्मेलन हुए, ताकि जो हम इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं उसमें कोई त्रुटि न रह जाए। सही, विश्लेषण हुआ, विवेचन हुआ। और इसका असर जो था, उन्होंने जैसे कहा कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो 6th से लेकर या 10th से लेकर जो 12th तक के बच्चे हैं, उनको AI की जानकारी
होनी चाहिए। ठीक है, इस विषय पर एक बहुत गंभीर चिंतन हुआ और पूरा भारतवर्ष इसको मानने के लिए तैयार है। तो इसके माध्यम से बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, संभावनाएं भी हैं, फायदे भी हैं, इसके बहुत सारे उद्देश्य भी हैं। इन पर बातचीत करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी, बहुत जरूरी हो गया है। और जैसे कि एक पर्यावरण है, जैसे मैडम आप थोड़ा से ये बताएं कि जितनी भी हमारा जो पर्यावरण है, शिक्षा है, चिकित्सा है, वाणिज्य है ना, जितनी भी हमारे एस्पेक्ट हैं, इन पर ये बहुत बड़ी एआई जो है प्रभाव डाल रही है। यानी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसका बहुत बड़ा एक असर है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सोमनाथ जी, मेरे ख्याल से पूनम ने काफी विस्तार कर दिया है एआई का। अब मैं इसको हिंदी साहित्य के साथ जोड़ूं, क्योंकि हमारा विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हिंदी साहित्य, विशेष हिंदी साहित्य। तो यहाँ से भी पूनम ने बात की थी, मशीनी बुद्धि में भावना कहाँ से लाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी। संवेदना कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल सही बात। हाँ जी, एक लोहे के पुर्जे में, वो पता है क्या है जी, वो तो एक हांडी है, हमने भरी है, वो इंसान निर्मित है। वो जो हमने उस पुर्जों में एक तो डेटाबेस भर दिया हमने सारा उसमें, फिर हमने क्लाउड में वो स्टोरेज कर दी है सारी जी, फिर उसको विश्लेषण की हमने क्षमता दे दी है जी सारी, फिर हमने उसको एल्गोरिदम दे दिया है गणित वाला जी। उससे वो क्या करता है, उसके तो जो कुछ अंदर पड़ा हुआ है ना, वही उसने क्या करना, सदियों पुराने डाटा भी उसने निकाल लेने हैं वहां से, है ना जी। अपने जो उसके पास एल्गोरिदम की क्षमता है, विश्लेषण की क्षमता है, उसने उन डाटों का विश्लेषण कर देना सारा, और जो चीज आपने मांगनी उसको नवीकरण करके उसने पेश कर देना। तो आपने नैतिकता की बात की थी, नैतिकता तो सही, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है जी, है ना जी। तो इंसान के अंदर जो भावनाएं होती हैं, मोटी मोटी भावनाएं तो वो पकड़ लेगा, एआई पकड़ लेगा। आपने कहा हर्ष पर मुझे एक कविता लिख दो जी, खुशी पे आ जाएगी, है ना जी। आपने कहा विषाद पे लिख दो जी, विषाद पे आ जाएगी। चलो, अब वो अपना सारा डेटा बेस निकाल लेगा, विश्लेषण कर देगा, क्लाउड स्टोरेज से निकाल लेगा जो कुछ उसके पास धरा पड़ा उस हांडी में, जो हांडी में वही तो वो चम्मच में से निकलेगा। तो उसमें मानव की सूक्ष्म भावनाएं कहाँ हैं? और साहित्य तो कोई एक चीज से नहीं बनता है, हम जानते हैं कि बहुत सूक्ष्म भावनाओं से बनता है साहित्य, विचारों से बनता है साहित्य, भाषा की संरचनाओं से बनता है साहित्य, कल्पना से बनता है साहित्य, मनस्थितियां उसके अंदर होती हैं, वो बाहरी परिस्थितियों से उसको मिलाता है, पता नहीं कैसी कैसी वो जटिल संरचनाएं करता है कि आत्मा की बात आत्मा तक सीधी पहुंचती है। अब हाँ, जिसमें आत्मा है ही नहीं तो वो दूसरे की आत्मा तक कैसे पहुंचेगा, उसको कैसे छुएगा? ये मेरी समझ से बाहर है। ये बहुत अच्छी बात आपने की कि आत्मा की आवाज को जन जन तक पहुंचाना, हाँ जी, भावना को, नैतिकता को, संस्कारों को, समाज को, संस्कृति को, यानी पूरे विश्व पटल पर लाने का काम अगर कोई कर रहा है तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज कर रही है। लेकिन जो साहित्य है वो भी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। साहित्य में भावनाएं होती हैं, बिना भाव के साहित्य नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो एक मशीन साहित्य नहीं बन सकती। हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो उससे हम एक हमारे सामने बात आती है कि ये जो हमारी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपकी जो शैली है वो भी पढ़ने में सक्षम हो रहा है। लगभग 7200 के करीब, 7200 के करीब जो विश्व में भाषाएं बोली जाती हैं, और उन भाषाओं को अगर सुरक्षित रखना है तो एआई अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। साहित्य की बात करते हैं तो क्योंकि साहित्य में भावनाएं हैं, क्योंकि अगर हम कविता पढ़ाते रहें तो उसमें भाव और विचार होते हैं, हृदय और बुद्धि होती है, तो इसमें बुद्धि का समावेश तो है लेकिन भावना का समावेश नहीं है जी। बुद्धि भी कृत्रिम है, और जो बुद्धि है जो इसमें फीड किया जाएगा वही होगा। लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का फायदा नहीं है। नहीं, फायदे तो बहुत है। मैं वही कह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल है, चिकित्सा के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन है, बहुत बड़ा रोल है, और जितने भी आपके टेस्ट होते हैं वो एआई के माध्यम से होते हैं, है ना। और फिर पर्यावरण में क्या बारिश होगी, नहीं होगी, कैसा सूखा रहेगा, वो भी इसमें बड़ा ड्रोन के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ना इसकी। तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता हर क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। और साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं
देखो साहित्य को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका है जी, है। इससे जो कोई हमारी न- जितनी भी पांडुलिपियां हैं, कोई नकार नहीं सकता इस वो बात को। जितनी भी हमारी पांडुलिपियां हाँ जी। हैं उसको सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा हाँ जी, हाँ जी। रोल अदा कर रही है। और भावना, जहाँ तक हम भावना की बात करें, मैडम ने भी बात कही कि ये भावों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आप इस भावना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे मैडम? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ लिख सकता है। मैडम ने कहा हर्ष पे कविता लिख दो, वो लिख देगा, लेकिन वो विद्रोह कहाँ से लाएगा जो कबीर के दोहों में झलकता है? वो पीड़ा कहाँ से लाएगा जो महादेवी की कविताओं में है? वो दर्द कहाँ से लाएगा जो स्रोत स्मृति में निराला ने दिखाया था? धन्य में पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ कर न सका, जाना तो अर्थ गम उपाय पर रहा सदा संकुचित काए। महादेवी जी कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई को ना मेरा ना कभी अपना होना। तो ये वाला दर्द उसमें नहीं झलक पाएगा। अच्छा। शैली को पकड़ेगा, लेकिन ये दर्द वो नहीं ले पाएगा। यही इसीलिए कहती हूँ कि इसको आप सहायक उपकरण के लिए यूज कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए, विकल्प मत बनाइए। बहुत बढ़िया। इसको उपकरण के रूप में प्रयोग करें, विकल्प मत बनाइए। ठीक है, बहुत इसको अच्छी बात है। लेखक ना बनाइए, लेखनी का सहायक बनाइए। सहायक बनाए, बहुत अच्छी बात कि इसको लेखक ना बनाए, लेखनी का सहायक बनाए। हाँ जी, इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हम देखो जी, ये तो एक ऑटोमेटिक पायलट है जी, स्वचालित चालक है। हाँ जी, इसके हाथ में जहाज पकड़ा देंगे तो फिर तो वो दिशा ही नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है, है ना बहुत जी? अच्छी बात, बहुत हम अच्छी बात। जहाज अपने हाथ में रखें, चालक खुद बने रहे, उसे सह चालक के रूप में बिठा लें। जिस तरह साहित्य में बहुत सारा फायदा उससे हो भी सकता है। आज नए नए रचनाकार हैं, बड़ा फायदा ले भी रहे हैं। एआई का बहुत बड़ा फायदा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ले भी रहे हैं। नई नई शैलियां उसमें से ढूंढी जा सकती हैं। विषय चयन। भाषा, हाँ जी, विषय चयन। इतनी दुनिया, इतने विषय हैं। पहले तो इतने विषय नहीं होते थे, अब तो विषयों का कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि सारा ग्लोब एक दुनिया, एक गांव बन चुका है। तो नए नए विषय आप वहां से उठा सकते हैं। और मजेदार बात देखिए, अब जैसे मान लो मैं कोई उपन्यास लिखना चाहती हूँ, तो लेकिन उसमें मैं कोई युद्ध वर्णन देना चाहती हूँ, तो मैंने तो युद्ध आंखों से देखा कोई नहीं, तो उसके कोई वर्णन शरणन, कोई वहां से बिल्कुल बिंबात्मकता, कोई इमेजरीज, कुछ ना कुछ आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। लेने वाली चीजें लीजिए, लेकिन उसके हाथ में आप वो हैंडल ना पकड़ा दीजिए कि तुम करो। बहुत अच्छी बात उससे ना आपने होगा, की उससे ना होगा कि जो बिंब विधान साहित्य में हाँ जी, एक साहित्यकार चित्रित कर सकता है, जो बिंब विधान ले हाँ जी, सकता हाँ है, जी। वो हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से नहीं ले सकते। जो भाव, जो पीड़ा, जो करुणा, जो वेदना, जो दर्द, जो एहसास एक भावुक व्यक्ति जो है चित्रित कर सकता है, वो नहीं कर सकते। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से हम नहीं कर सकते। सोमनाथ जी, आप याद करिए कि वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक, और पहला ही श्लोक जिसको पहली कविता भी कह देते हैं संस्कृत की, मान निषाद प्रतिष्ठाम तम गमय शाश्वती समा यत क्रौच मिथुन मिथुनाथ एकम वधि काम मोहितम। दर्द से ही शुरुआत हुई है सारी कविता की, दर्द से। क्रौच प्रेम प्रणय में मग्न थे, बीच में से जोड़े में से एक को मारा। तो जो वाल्मीकि के मन से उभरा वो पहली कविता बनी, रामायण का पहला श्लोक वो बना है देखा जाए तो। और निराला ने कहा भी है, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की पीड़ा पड़ी हृदय पर, झट उमड़ वेदना आई। और पंत ने भी यही कहा भी, योगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, है ना, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये तो जब भावों का उद्वेलन होता है, कविता और साहित्य का तो जन्म ही वहां से। बहुत अच्छी बात कि ऋषि वाल्मीकि ने जब वाल्मीकि रामायण लिखी तो उसमें एक जो पीड़ा थी उनके मन में आई, एक पक्षी को देख करके जी, और उसी पीड़ा के माध्यम से ही उन्होंने एक बहुत बड़े महाकाव्य की, बहुत बड़े ग्रंथ की, वाल्मीकि रामायण की, जिसके नाम से जाना जाता है, उसकी रचना कर रहा थी। तो वो पीड़ा, वो दर्द, वो एहसास, वो करुणा, वो वेदना अगर किसी में है तो वो साहित्यकार के हृदय में है। और साहित्यकार का हृदय कहाँ से लेंगे हम? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से। और जैसे आपने कहा कि इसको एक उपकरण के रूप में प्रयोग करें, इस विकल्प के रूप में प्रयोग करें, ऐसा नहीं कि उसको लेखक बना दें। तो लेखक तो वो बन नहीं सकती, लेकिन लेखन में सहायता जरूर कर सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात पूनम जी आपने कही। तो आप इसके बारे में और कुछ विस्तृत हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको जानकारी दें। अभी यहाँ बैठे बैठे मेरे मन में कुछ पंक्तियाँ आई हैं। कहते लफ्जों से खेलना भी कहाँ आसान है। हाँ जी,
रूह से लेके कलम तक का सफरनामा है ये, वाह वाह वाह, हाँ, बहुत हाँ। अच्छी बात है। है ना। तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि लेखक का अनुभव बोलता है, लेखक के पुरखों का अनुभव बोलता है, लेखक का संघर्ष बोलता है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नहीं। मशीन कहाँ से लाएगी वो अनुभव? सोशल मीडिया जो आया है, इसने साहित्य के अस्तित्व को एक नए कलेवर में डाल दिया। जी। जो पहली सीढ़ी पर अभी लेखक खड़े हैं ना, उनको जब मंच नहीं मिलता वो सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो वहां पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहारे से या उसकी सहायता से वो अपने लेखन में सुधार करते हैं। ये हमें एक बहुत बड़ा, ये कह सकती हूँ कि हमें उपलब्धि प्राप्त हुई है। जो नई पीढ़ी के लेखक आ रहे हैं ना, चाहे हम उन्हें ये कहें कि इन्होंने नकल किया, वो नकल नहीं है, उनको एक आश्रय मिला है, एक ये कह सकते हो कि उनको एक ड्राफ्ट मिल गया कि इसमें हमने रंग भरने हैं। तो ये सोशल मीडिया वाला जो मेरे सामने आया है, जिसको मैं समझ सकती हूँ, या मैं जो कहना चाहती हूँ, पूनम, पर रचनात्मकता का क्षरण न वो होने दे। एक बात तो पक्की है ना, ये हाँ, तो यही पॉपुलर होने के माध्यम के लिए कि डिजिटल आई जा रहा है सारा। कहीं कहीं अगर आप समझो तो ये देखिए कि लेखक की अपनी लेखनी का भी यहाँ पे नुकसान हो रहा है। वो तो लेखक पहले तो होगा, लिखता है, वो तो पहले होगा, लिखता है, हाँ जी। लेकिन अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, हाँ। तो वो चैट जीपीटी पे या जेमिनाई पे डालता है, इसको करेक्ट कर दो। बहुत अच्छी बात आपने की, हाँ जी। कि इसमें मौलिकता का, नैतिकता का, रचनात्मकता का, क्षरण हो जाएगा। सृजनात्मकता का अभाव है ना। इस अभाव को पूरा नहीं कर सकती कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और इसलिए हमें मौलिकता को लेना है, सृजनात्मकता को लेना है, अपनी संस्कृति को लेना है, अपने समाज को लेना है, आपकी समाज की जो समस्याएं हैं, उसकी जो विद्रूपताएं हैं, उनको चित्रित करना है। तो वो एक बहुत बड़ा साहित्य उसके लिए माध्यम है। अगर आज हमारी संस्कृति जिंदा है, हमारा साहित्य जिंदा है, हमारा दर्शन जिंदा है और हमारी भावात्मिकता जिंदा है, तो साहित्य के माध्यम से जिंदा है। तो इसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अगर हम सारे का सारा यूं ही वर्णन करेंगे तो वो शायद अच्छा नहीं होगा। तो इस साहित्य को बचाने के लिए इसका सहारा लेना है, उपकरण लेना है, उसको एक साधन बनाना है, साध्य नहीं। सोमनाथ जी, उपकरण के रूप में तो ये बहुत अच्छा है, उपकरण के रूप में तो ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये पांडुलिपियां जो पड़ी सड़ रही थी सदियों से, कोई ना इनको आगे लाता। अब कबीर, निराला, प्रेमचंद, हाँ जी, बालकृष्ण भट्ट, निर्मल वर्मा, सबके साहित्यों की रचनावलियां बन बनकर, ग्रंथावलियां बन बनकर डिजिटल लाइब्रेरियों में पड़ी हुई हैं। शोध के लिए कितना काम आसान हो गया है। 50 सन के, 60 सन के ग्रंथ, तो अब लाइब्रेरियों में सब कुछ सुरक्षित पड़ा हुआ है। शोध के लिए राह बहुत आसान हो गई है। ये बहुत अच्छी आपने बात की कि अनुसंधान के लिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका हाँ है। क्योंकि जितनी भी हमारी पांडुलिपियां हैं, जितनी भी हमारी और ग्रंथ हैं जो पड़े हुए हैं, उनको सुरक्षित रखने में, आगे पहुंचाने में बहुत बड़ा इसका एक योगदान रहा है। लेकिन इसका एक मुझे लगता है कि जो इसका एक नुकसान भी हो रहा है। हमारी जो नौकरियां हैं हमारे बच्चों की, ठीक है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नौकरियां मिलेंगी भी, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी जो नौकरियां भी छीने जा रही हैं। ठीक है कि शासन की जो बात है, प्रशासन की जो बात है, वो एक तकनीकी साधन के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। जो कानून बड़े बड़े अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं, 1 सेकंड में वो ट्रांसलेट होकर के जब वहाँ का जो कोई भी व्यक्ति है, वो उसको जिसने केस किया हुआ है उस तक पहुंच जाते हैं। कई मीडियम बने हुए हैं, OCR है, और 1 सेकंड में पूरे विश्व में आप बात कर सकते हैं। और जो आप जितनी भी संगोष्ठियां हुआ करती थी, जितने भी सेमिनार हुआ करते थे, जितने भी वहाँ विश्लेषण, आलोचना, प्रशिक्षण, समीक्षा हुआ करती थी, उसका कुछ अभाव होता जा रहा है। क्योंकि वो चीजें जो है ना, वो शायद उसका इसके माध्यम से हमारा नुकसान हो रहा है। हाँ जी, मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ कि पाठन संस्कृति भी जा रही है हाथ से, पढ़ने वाली संस्कृति भी जा रही है। हर कोई वो शॉर्टकट ढूंढता है जी, चाहता है कि जल्दी से बस मैं, एक हाथ में मोबाइल हो मेरे और एक मेरे हाथ में लैपटॉप हो और कोई तीसरी चीज ना हो। तो इसलिए वो पढ़ने वाली संस्कृति अब रही नहीं है। उसे वापस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए साहित्य सम्मेलन हो सकते हैं, उसके लिए पुस्तक मेले हो सकते हैं, उसके लिए पठन अभियान चलाए जा सकते हैं, पठन पाठन के। ये बहुत अच्छी बात है कि कई बार क्या होता है कि एआई का एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि टॉपिक दो, कविता लो,
टॉपिक 2 कहानी लो, टॉपिक 2 आलेख लो, ठीक है ना। ये इसके नेगेटिव है, क्योंकि मैं वही बात कह रहा हूँ कि इसमें जो भावात्मकता है वो कहीं खत्म होती जा रही है। कहते हैं कि जब लिपि आई ना, तो सबसे पहले क्या होता था कि हम कंठस्थ विधि से याद करते थे। हमारे दरमियान एक कंठस्थ विधि थी, हम जबानी याद करवाते थे और जबानी आगे होती। लिपि आई तो 30% हमारा जो कंठस्थ विधि थी उसको खा गई। अब एआई आ गया, तो एआई की वजह से हमारी जो बहुत सारी सोचने की क्षमता है खत्म हो रही है, वो भी समाप्त हो रही है, उसका भी वो भी क्षीण होती जा रही है। रेडीमेड के आदि हो रहे हैं ना, आत्मविश्वास कम, हमारा आत्मविश्वास जो है वो क्षीण होता जा रहा है। तो ये क्योंकि इसका एक नुकसान भी तो है ना। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि आजकल बायोमेट्रिक लगे हुए हैं, है ना, आजकल ये सारी चीजें लगी हुई हैं। तो कहीं अगर, क्योंकि आदमी दौड़ा जाता है, अब टाइम की का महत्व तो हो गया, लेकिन वो देता क्या है वहां जाकर के, ऑफिस में, कार्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी संस्था में जाकर के क्या देता है, इसका तो उसको नहीं पता। टाइम तो हम देख लिया, लेकिन वो चीज़ नहीं है। इसका ये भी है, बच्चों की नौकरी जा रही है, ठीक है, हमारी भावनाएं क्षीण होती जा रही है, लिखने की जो क्षमता है विद्यार्थियों की कमी हो रही है। आपने देखा होगा कि पहले जब लिखते थे, कि जब पत्र लिखा करते थे, और पत्र जो हैं उन्हीं के माध्यम से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की उपाधि पर पहुंच गई, क्योंकि नेहरू ने पत्र ही लिखे थे, मानसिक परिपक्वता मिली। और पत्रों के माध्यम से अब आपने देखा होगा कि बचपन में क्या करते थे, पत्र लिखते थे एक दूसरे को। तो जब भी हम उस पत्र को पढ़ते थे, तो पढ़ने के बाद हमारे मन में एक पूरे का पूरा वहाँ दृश्य जो था वो प्रकट हो जाता था और बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज हम 1 सेकंड में लिखते भी हैं और दूसरे सेकंड में उसको डिलीट भी कर देते हैं। ठीक, उसके लिए अगर अच्छे हैं, वायरल भी हो रही हैं चीज़ें और लाइक्स भी मिल रहे हैं, और लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं, कि क्योंकि अगर उनको कोई लाइक्स कम आते हैं तो डिप्रेशन का शिकार। तो ये नुकसान उनकी बौद्धिकता पर, उनकी मानसिकता पर, उनके मनोविज्ञान पर, उनकी सोच पर ये असर तो डाल रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं इसका प्रभाव हो रहा है। आज की पीढ़ी जो है हमारी, वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अभिज्ञ है। बिल्कुल उनको नहीं पता कि कौन से पहले पत्र होते थे, कैसे लिखे जाते थे, कैसे एक दूसरे के भाव दूसरे तक पहुंचते थे। इन लोगों के लिए, इन नए बच्चों के लिए ये सब चीज़ें अब मायने नहीं रखती। यदि इसकी वजह से ये चीज़ें मायने नहीं रखती तो संस्कृति का ह्रास हो रहा है, संस्कृति का बहुत बुरी तरह से, संस्कृति बहुत बुरी तरह पीछे से छूट रही है। हम ये नहीं कहती कि मैं पाश्चात्य का अनुकरण नहीं करूं, उसका भी हम अच्छी तरह से अनुकरण नहीं कर पा रहे। हम बीच की स्थिति में हैं, डामाडोल की स्थिति में हैं। या हमें यही कहते, सजा कर लफ्ज वो कागज़ पे, महफिल कर भी दे शायद, मगर जो रूह का हिस्सा है वो शामिल कहाँ हो। सहारा है ये बस लिखने का, कोई हम सब नफस तो नहीं, मशीन उस्ताद हो सकती है पर बिस्मिल। बहुत सुंदर। पूनम, तुम्हारी बात में कड़ी में मैं जोड़ते हुए कहती हूँ, पंकज नाम के कवि ने भी बहुत सुंदर लिखा है इसी पर, कि चाहे जितनी क्षमता भर दो तुम उनके कल पुर्जों में, मगर मशीनें इंसानों की जगह नहीं ले सकती हैं। ज्ञान भरा जिज्ञासा की प्यास कहाँ से लाओगे, रंग बदलती कुदरत का आभास कहाँ से लाओगे। शब्द अर्थ बन बुद्धि विद्या सोच समझ तो कर देगी, मगर मशीनों के भीतर एहसास कहाँ से लाओगे। बहुत अच्छी बात है कि मशीन एहसास नहीं है। हाँ जी, मशीन बौद्धिकता का की बात है। मशीन तकनीकी एक विज्ञान है। हाँ और मशीन के माध्यम से हम भाव नहीं ले सकते। हाँ, तो साहित्य में भाव विलुप्त मुख्य हैं। हाँ, इसीलिए क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो, उसका हमें समाज के हित के लिए उसका प्रयोग करना है, समाज संस्कृति को बचाने के लिए उसका प्रयोग करना है, साहित्य को, दर्शन को, आध्यात्मिकता को बचाने के लिए उसका प्रयोग करना है। उस पर उसको हावी अपने ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको बनाया है, उसने हमें नहीं बनाया है। तो यही वजह है कि यदि सोच समझकर इसे अपनाया जाए तो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य नई ऊंचाइयों को छू सकता है, क्योंकि हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा है और आधुनिक तकनीक का संतुलित समन्वय ही इसका भविष्य का मार्ग जो है वो प्रशस्त करेगा। बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि साहित्य को, भाषा को, योग को, चिकित्सा को, भारतीय संस्कृति को विदेशों तक हिंदी भाषा के माध्यम से पहुंचाने का एक बहुत बड़ा उपकरण के रूप में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो साबित हुई है, प्रमाणित हुई है। तो आप लोगों ने बहुत ही विस्तृत चर्चा की, बहुत ही अच्छी बातें साहित्य के माध्यम से, भाषा के, क्योंकि भाषा को संवारने के माध्यम से, साहित्य को माध्यम से, भाषा को लोगों तक पहुंचाने के माध्यम से आपने बहुत विचार चर्चा की है। आप यहाँ पे आए,
मैडम पूनम जी और मैडम नील सेठी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आशा करता हूं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं इससे जरूर लाभान्वित होंगे और साहित्य में रुचि दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं हिंदी साहित्य, इस विषय पर आप एक परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे प्रोफेसर सोमनाथ शर्मा, डॉक्टर पूनम महाजन एवं डॉक्टर नीलम सेठी। इसी के साथ परिमल का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सोहन कुमार। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से सुन रहे थे।